नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का M2 मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट थ्योरी के उस चर्चे को जो कि हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि सेट थ्योरी की परिकल्पना कहाँ से शुरू हुई, सेट थ्योरी किसे कहते हैं, एक्चुअली में सेट थ्योरी का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकता है और सेट को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधि है। हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से समझे थे। दोस्तों, सेट की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कितने प्रकार के सेट होते हैं और सेट को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे बांटा गया है, उनको हम लोग समझेंगे। एम्प्टी सेट, दोस्तों एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, मतलब आप लोग जानते हैं कि सेट का अर्थ होता है कुछ एलिमेंट या कुछ सदस्यों का एक समूह जिसे हम लोग सेट कहते हैं। अगर किसी सेट में एक भी सदस्य नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। मतलब अगर कभी ऐसा सेट आ जाए जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो तो उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। मतलब a set does not contains any element is called empty set. Any element is called empty set. Empty set. तो दोस्तों empty set उसे कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो। एग्जांपल के लिए समझते हैं। सर एक सेट है A जिसमें कहा गया कि A is all x such that x is a natural number, x is natural number and x is greater than 1 एंड लेस देन 2। अब सोचिए जरा इस सेट के क्या महत्व, इस सेट का क्या मतलब हुआ। यहां पर कह रहा है कि a इज ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। पहला बात है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि x एक से बड़ा होना चाहिए और दो से छोटा होना चाहिए। सोचिए जब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ए में आप कौन कौन से एलिमेंट को रखेंगे। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो, तो आप कहिएगा एक से बड़ा और दो से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि एक से बड़ा और दो से छोटा 1.5 होता है, 1.5 वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 होता है। मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं हुए तो इसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। सर एक और एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग इन 9th क्लास इन दिस स्कूल। मतलब किसी स्कूल में 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का सेट बताइए। तो आप बोलिएगा सर 9th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका एक सेट तैयार कर लेते। बात सही है, लेकिन जब आपको यह कहा गया कि द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट दैट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 9th, तो आप समझिएगा कि स्कूल में ऐसे कोई बच्चे नहीं हो सकते हैं जो एक ही समय में 9th में भी पढ़े और 10th में भी पढ़े। उस केस में उस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं रहेगा और उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। दोस्तों एम्प्टी सेट को हम लोग खाली सेट से दर्शाते हैं, मीडियम ब्रैकेट के बीच में कोई मौजूद नहीं रहता, इसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें सदस्यों का संख्या फिक्स हो, लिमिटेड हो, फिनाइट हो। मतलब कि अगर किसी सेट में जितने भी सदस्य होंगे वो निश्चित हैं कि इतने ही संख्या में होंगे और उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। दोस्तों एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि एम्प्टी सेट में भी लिमिटेड एलिमेंट है या नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं द सेट विच कंटेन्स जीरो और लिमिटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब सर फाइनाइट सेट उसको कहेंगे जिस सेट में सदस्यों का संख्या लिमिटेड हो। और इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि एम्प्टी सेट में भी आप काउंट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं या नहीं है। तो एम्प्टी सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया जिसमें एलिमेंट का संख्या या तो कुछ ना हो या तो जो भी हो लिमिटेड हो। जैसे कि आपको कहा गया कि एक सेट है ए इज ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब आपको बोलना से लिख सकते हैं कि सर वो जो सेट ए हुआ उसके अंदर 6 से कम नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 इतने 5 सदस्य शामिल है। तो चूंकि इस सेट में लिमिटेड सदस्य शामिल है तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर कोई सदस्य नहीं भी रहेगा तो फिर भी इसे हम लोग फाइनाइट सेट ही कहेंगे। सर तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? सर जो भी कंडीशन फाइनाइट सेट में है उस कंडीशन को छोड़कर दुनिया में सभी सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। मतलब अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। अगर किसी सेट में लिमिटेड मेंबर हो तो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इन दोनों को छोड़कर अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, मेंबर हो, तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे सर आपको बोला जाए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप लोग समझ जाइएगा कि दुनिया में जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सेट तैयार करना है। तो उसमें तो सदस्यों की संख्या लिमिटेड नहीं हो सकती है क्योंकि नेचुरल नंबर तो गिना ही नहीं जा सकता है, इसलिए उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। या सर आपको बोला जाए द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट इंटरसेक्ट वन पॉइंट, तो आप लोग जानते हैं एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाओं की
एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनलिमिटेड है, इसलिए उसे भी हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। मतलब सर एम्प्टी सेट उसे बोले जिस सेट में कोई एलिमेंट शामिल नहीं हो, फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिस सेट में कुछ लिमिटेड मेंबर शामिल हो या कोई मेंबर शामिल नहीं हो, और इनफाइनाइट सेट उसे बोलेंगे जिस सेट में मेंबर की संख्या, एलिमेंट की संख्या अनलिमिटेड हो। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द सेट, इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन कैसे सर लिख सकते हैं? इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिख सकते हैं सर, द सेट विच कंटेन्स अनलिमिटेड elements is called infinite set। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सब कौन से सेट हो गए? इनफाइनाइट सेट। सर एक बात और जानना जरूरी है, इनफाइनाइट सेट को हमेशा रोस्टर फॉर्म में दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में बहुत सारे मेंबर होते हैं और सभी मेंबर को हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट को हमेशा रोस्टर फॉर्म में दिखाना संभव नहीं है। इनफाइनाइट सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके एक कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा। सर कैसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट सेट को? जैसे मान लीजिए आपको बोला गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप लिख सकते हैं कि सेट ए है, जिसमें कहा जाता है सेट ए जो सेट है वो सभी नेचुरल नंबर का सेट है, तो ए इज ऑल x such that x is a natural number। बताइए कौन सा सेट हुआ? तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें केवल सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसे हम लोग सबसेट कहते हैं, सबसेट। तो समझते हैं सर सबसेट क्या होता है। देखिए सर, जब किसी एक सेट, सर मान लीजिए एक सेट है ए, और एक सेट ए में कुछ मेंबर हैं 1 2 3 4, ठीक है, लिमिटेड मेंबर है, ये एक फाइनाइट सेट है। सर एक दूसरा सेट हम लोग लेते हैं, उस सेट का नाम है बी, और बी में 1 2 3 4 5 6 इतने 6 मेंबर हैं, ये भी एक फाइनाइट सेट है। अब सर जरा सा हम ये देखते हैं कि क्या ए सेट के सभी मेंबर बी सेट में शामिल हैं? तो आप कहिएगा सर हाँ, एक जो है सेट ए का मेंबर है और सेट बी का भी है, 2 है सेट ए का मेंबर है, सेट बी का भी है, 3 सेट ए का मेंबर है, सेट बी का भी है, 4 सेट ए का मेंबर है, सेट बी का भी मेंबर है। इसका मतलब हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में शामिल है, परंतु बी के सभी एलिमेंट ए में शामिल नहीं है, क्योंकि 5 और 6 केवल बी का एलिमेंट है। तो सिंस कि ए का सभी एलिमेंट बी में शामिल है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। और ये जो साइन सर आप लोग देख रहे हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो इसको पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ा जाता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। बट क्या बी ए का सबसेट है? तो आप कहिएगा नहीं, बी ए का सबसेट तब होता है जब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं बी ए का सबसेट नहीं है। सर एक और एग्जांपल देखते हैं, सर मान लेते हैं एक सेट है ए, इसमें 3 बंदे शामिल हैं ए बी डी, ठीक है। एक दूसरा सेट है बी, इसमें कुछ एलिमेंट शामिल हैं ए बी सी डी ई। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें? आप कह सकते हैं कि सर सेट ए के सभी मेंबर सेट बी में हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि जो सेट ए है वो सबसेट हुआ किसका? सेट बी का। सबसेट का मतलब कि उसी का एक रूप है। हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? सेट बी का, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। सर इफ ऑल मेंबर्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी, then we can say A is subset of B। मतलब जब किसी सेट के सभी मेंबर किसी दूसरे सेट में शामिल हो तो उससे हम कह सकते हैं सबसेट। सर थोड़ा सा और बात है, इसमें 3 बंदे शामिल हैं ए ई ओ। अब एक सेट बी है जिसमें भी कुछ बंदे शामिल है, जैसे मान लीजिए ए और ई। अब सर हम बताइए कौन किसका सबसेट हुआ? तो बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है? तो आप कहिएगा नहीं सर, ए और ई तो है लेकिन ओ मौजूद नहीं है। लेकिन बात बताइए कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है? तो आप कहिएगा हाँ सर, बी में ए है उसमें भी मौजूद है, बी में ई है उसमें भी मौजूद है। तब यहां पर कौन किसका सबसेट हुआ? तो चूंकि बी के सारे एलिमेंट ए में शामिल है, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है सर। इक्वल सेट कब कहेंगे? सर सिंपल सा बात समझिए, जब किसी सेट के सारे मेंबर किसी दूसरे सेट के सारे मेंबर के बिल्कुल समान हो तो उसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक सेट ए है और इस सेट में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4। अब एक दूसरा सेट है इस बी, इसमें भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब ए के सारे एलिमेंट बी के पास हो और बी के सारे एलिमेंट ए के पास हो तो ये ए और बी दोनों इक्वल। मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, और बी भी ए का सबसेट हो, मतलब बी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो इसे हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। सेट ए इक्वल टू सेट बी।
ओके है सर। सर थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक बात का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर मान लीजिए आपका एक सेट ए है और सेट ए में 1 3 5 4 है और 1 3 5 4 2 मौजूद है, और एक सेट बी है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब हमको ये बताइए कि क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट कहलाएंगे? तो आप सोचिएगा कि आपका लॉजिक क्या है। तो हमेशा नियम को बना कर रखिए, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम हमेशा सेम रहना चाहिए। मतलब कि सर सेट ए के सभी मेंबर बी में है कि नहीं? तो एक ए में है, बी में भी है, 3 ए में है, बी में भी है, 5 ए में है, बी में भी है, 4 ए में है, बी में भी है, और 2 ए में है, बी में भी है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि उन एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अलग अलग भी रहेंगे तो चलेगा, केवल ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। और अगर आप सबसेट के नजरिए से सुनिएगा तो आप जानते हैं कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो उसे सबसेट कहते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए बी का सबसेट हुआ, और बी का भी सारा एलिमेंट ए में मौजूद है तो बी भी ए का सबसेट हुआ। जब दोनों दोनों का सबसेट हो जाए, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी भी सबसेट ऑफ ए, जब दोनों दोनों का सबसेट हो जाए तब हम लोग कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, यानी सेट ए और सेट बी बराबर है। सर उम्मीद है कि आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। सर अब एक और सेट आता, अभी हम लोग पढ़े सर इक्वल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, उसके बाद पढ़े इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फिर हम लोग देखे सबसेट किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखे इक्वल सेट किसे कहते हैं। सर एक सेट और है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। सर एक होते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सर यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, बड़ी यू से, यूनिवर्सल सेट। बेसिकली किसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट? मतलब समझिए सर, यूनिवर्सल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा, यूनिवर्स का तो नाम सुनते ही फीलिंग आने लगता है बहुत बड़ा चीज का बात हो रहा है। तो जब किसी सेट के बहुत सारे सबसेट हो जाते हैं ना, या एक से ज्यादा सबसेट हो जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं ये जो बड़ा वाला सेट है ये बाकी सबसेट का यूनिवर्सल सेट है। सर एग्जांपल देखिएगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सर समझिएगा बात को क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए एक सेट है सर ए, मान लीजिए सर एक सेट है ए, और इस सेट में कुछ लोग हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यानी 1 से 10 नंबर तक नेचुरल नंबर इस सेट में मौजूद है। फाइनाइट सेट है सर, निश्चित नंबर है। एक दूसरा सेट मान लेते हैं सर बी, इस सेट में मौजूद है 1 2 3, केवल 3 एलिमेंट मौजूद है। एक दूसरा सेट है सर सी, इसमें 2 3 7 मौजूद है। एक तीसरा सेट है सर डी, एक और सेट है सर डी, और इसमें एलिमेंट मौजूद है 7 8 10। अब एक तो बात बताइए, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सेट बी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं? तो आप कहिएगा हाँ सर 1 2 3 सेट बी का एलिमेंट है, वो सेट ए के पास भी है। अब हम आपको पूछेंगे क्या बताइए सेट सी के सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद है? तो आप कहिएगा हाँ सर 2 3 7, देखिए 2 3 7 इसके पास मौजूद है। ठीक है सर। अब हम आपको पूछेंगे बताइए क्या सेट डी के सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद है? तो आप फिर कहिएगा हाँ सर 7 8 9, देखिए यहाँ पर मौजूद है 7 8 10, यहाँ पर 7 8 और 10 मौजूद है। इसका क्या मतलब हो गया? इन तीनों से, ये तीनों सेट जो हैं वो सबसेट हुए किसके? ए के। मतलब ये चूंकि बी के सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद है तो बी हो गया सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सी के भी सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद है तो सी भी हो गया सबसेट ऑफ ए, और डी के भी सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद हैं तो डी भी हो गया सबसेट ऑफ ए। तो चूंकि एक से अधिक सबसेट का मालिक हो गया कौन? ए, इसलिए ए को हम लोग घोषित कर सकते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का यूनिवर्सल सेट है। मतलब ए को हम लोग यूनिवर्सल सेट घोषित कर सकते हैं। किसके लिए यूनिवर्सल सेट हुआ? सेट बी के लिए, सेट सी के लिए, सेट डी के लिए। इसके पास 5 कलर मौजूद है, इसके पास 5 एलिमेंट मौजूद है। मान लीजिए इसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है। एक सेट है बी, इसके पास 3 एलिमेंट है, ए सी और डी। एक सेट सी है, इसके पास भी 2 एलिमेंट मौजूद है, सी और ई। अब हम पूछ रहे हैं बताइए कि क्या सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है? तो आप बोलिएगा, आप देखिएगा कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के पास है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है ए सी और डी, ए सी और डी मौजूद है। मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि सेट बी जो है सर वो सबसेट है किसका? ए का। ओके ओके है, ठीक है सर। अब सेट सी को देखिए, देखिए इसके सारे एलिमेंट सी और ई ए के पास मौजूद है कि नहीं? तो आप बोलिएगा हाँ सर है। तो कौन कौन मौजूद है सर? सी और ई देखिए ए के पास मौजूद है। आप ये भी कह सकते हैं सर जो सेट सी है ना वो भी सबसेट है ए। तो चूंकि ए जो है एक से अधिक सबसेट का मालिक हो गया, इसलिए ए को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कौन सा सेट बोलेंगे? यूनिवर्सल है 2 3 1। अब एक तो बात बताइए कि सेट बी ए का क्या है, बी ए का क्या है? तो आप बोलिएगा सर बी जो है, सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। तो सेट बी जो है सेट ए का क्या है? सबसेट है। अब हम पूछेंगे बताइए ए बी का क्या है? तो ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए में कुछ ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए ए को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ए जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया किसका? तो ए यूनिवर्सल सेट है किसका? बी का। बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का यूनिवर्सल सेट है क्योंकि ए में बी के भी सारे एलिमेंट हैं, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है।
तो सर उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई। तो आज के वीडियो में सर हम सभी टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, एम्प्टी सेट पढ़े, हम लोग फाइनाइट सेट पढ़े, इनफाइनाइट सेट पढ़े, हम लोग इक्वल सेट पढ़े, हम लोग सबसेट पढ़े और हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़े। सर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनियन क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, और वेन डायग्राम आरेख जो है, और वेन डायग्राम